हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं धर्मराज चौरसिया और आज हम पढ़ेंगे फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज, जो कि 2 क्रेडिट का कोर्स है। और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट, इसके डिफिनेशंस, स्कोप्स। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में, फार्म मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, फार्म और मैनेजमेंट। ठीक, अब फार्म किसे कहते हैं? फार्म मीन्स ए पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेस आर टेकन अप अंडर ए कॉमन मैनेजमेंट एंड हैज स्पेसिफिक बाउंड्रीज। मीन्स फार्म किसे कहते हैं? फार्म इज ए पीस ऑफ लैंड जिसको क्रॉप और लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेस को कॉमन मैनेजमेंट टेक्निक्स और एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर सेटअप किया जाता है। ठीक, या फिर इन शॉर्ट कह सकते हैं कि क्रॉप या लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेस को सेटअप करने में लगाई गई जो भी हमारी लैंड है, तो उसी को हम फार्म कहते हैं। ठीक, फिर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मीन्स द एक्ट और आर्ट ऑफ मैनेजिंग द फार्म। ठीक, या फिर यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं और जिसमें हर एक इंडिविजुअल साथ मिलकर सिलेक्टेड एम को एकम्प्लिश करते हैं। अब एक हमारे साइंटिस्ट हैं ग्रे जी, इकोनॉमिक्स के, इन्होंने फार्म मैनेजमेंट का डिफिनेशन दिया है कि द आर्ट ऑफ मैनेजिंग ए फार्म सक्सेसफुली एज मेजर्ड बाय द टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबलनेस। ठीक, प्रॉफिट होना चाहिए, इज कॉल्ड फार्म मैनेजमेंट। तो फार्म को सक्सेसफुली मैनेज करने की कला को ही फार्म मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कंटिन्यूअस प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं definition of farm management. In simple word, farm management can be defined as a science which deal with judicious decision. ठीक, judicious decision as the use of scarce resources, जो हमारे पास resources उपलब्ध हैं, have alternative uses, कि मतलब उनका विभिन्न तरह से यूज किया जा सके, एक की जगह दूसरा इनपुट्स यूज किया जा सके, to obtain the maximum profit and family satisfaction on a continuous basis from the farm and as a whole under sound फार्मिंग प्रोग्राम। ठीक, आइए जानते हैं कि फार्म मैनेजमेंट की डिफिनेशन। ठीक है, तो आसान शब्दों में फार्म मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज ए साइंस जो कि उपलब्ध रिसोर्सों को लेकर उचित निर्णय लेने से संबंध रखता है, जिसमें कि हम उनका अल्टरनेटिव यूज कर सकें, तो मतलब एक इनपुट्स की जगह दूसरा इनपुट यूज कर सकें, इन रिजल्ट जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो इन लो इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिर इसमें देखते हैं फार्म मैनेजमेंट सीक टू हेल्प द फार्मर इन डिसाइडिंग प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू बाई एंड सेल, एंड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू दिस डिसीजंस। मीन्स फार्म मैनेजमेंट फार्मर को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि उसे क्या, कब और कितना उगाना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, और इससे संबंधित प्रॉब्लम को मैनेजमेंट करने में मदद करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जैसा कि देख रहे हैं कि फार्म मैनेजमेंट में इन शॉर्ट भी कॉल्ड ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग और ए साइंस ऑफ चॉइस। तो फार्म मैनेजमेंट को साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर साइंस ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं, क्योंकि किसान अपने फार्म के हर लेवल पर कौन सी इनपुट्स का, लेबर्स का या कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में डिसीजन लेता रहता है। ठीक, तो इसे हम डिसीजन मेकिंग या साइंस ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, it is to be emphasized that managing a farm is a continuous process of decision making। ठीक, यह भी कह सकते हैं कि फार्म को मैनेज करने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। The need for it arises out of changes occurring outside of the farm। इसके अंदर चेंजेस क्यों आने चाहिए हमारे फार्म के अंदर? क्योंकि फार्म के बाहर जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटीज में, उसको लेकर, उसको देखते हुए हमें अपने प्रोडक्शन, अपने प्रोड्यूस में चेंजेस लाते रहने चाहिए, उनमें एडजस्टमेंट करते रहने चाहिए। ठीक, hence need of continuous adjustment farm operation to these changes frequently encountered by the farmer are fluctuation in prices, weather variation, innovation in farming method,
चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सोशल रिस्पॉन्सेस एंड वैल्यू। ठीक, तो फार्म के बाहर के चेंजेस को देखते हुए फार्म के अंदर भी कंटिन्यूस चेंजेस करना होता है, जिससे कि बाहर के चेंजेस के चलते प्रोड्यूस और प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन ना आए। अब बाहर के चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोशल रिस्पॉन्सेस, ये सब हो सकते हैं। ठीक, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम जैसा देखते हैं, व्हाट मेक ए सक्सेसफुल फार्म मैनेजर। क्या चीज़ें हैं जो कि एक फार्म मैनेजर को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, फार्मुलेशन ऑफ द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्म। इस फार्म के गोल और ऑब्जेक्टिव को बनाना वो क्लियर होने चाहिए। फिर रिकॉग्नाइजेशन एंड डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम्स जो हैं या फिर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जानना और पहचानना। फिर obtaining इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स। जो हमारे इंफॉर्मेशन है हमारे फार्म के बारे में, जो हमने प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया था उनके बारे में इंफॉर्मेशन को obtain करना और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना। ठीक, स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स। फिर अल्टरनेटिव इनपुट्स का एनालिसिस करना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने का बारी आ गया। चूजिंग एंड अल्टरनेटिव, फिर इनपुट्स के अल्टरनेटिव जानने के बाद फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है, जिसमें कि हम अल्टरनेटिव्स का एनालाइजिंग करके उसे चूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग एक्शन। अल्टरनेटिव को चूज करने के बाद फार्म मैनेजर टेक द एक्शन कि ये इनपुट का यूज क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक, जो इनपुट्स उसने चूज किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन आर एक्शन टेकन। फिर अपने द्वारा लिए गए डिसीजन के प्रति खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा या खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो हमारा फार्म मैनेजर होगा। फिर लास्ट में क्या होता है, इवेल्युएट द आउटकम। मीन्स अंत में आउटकम को इवेल्युएट करेगा कि चूज किए गए इनपुट का आउटकम क्या हुआ, इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट, या फिर उसके डिसीजन करेक्ट थे या नहीं थे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में फिर देखते हैं स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। मीन्स फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या स्कोप्स हैं। तो पहला देख रहे हैं, फार्म मैनेजमेंट इज जनरली कंसिडर्ड टू फॉल इन द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली फार्म मैनेजमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर हाउस होल्ड एंड फार्म्स, ठीक, बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पे, एक छोटे लेवल पे रिसोर्सेज का बंटवारे के बारे में ये स्टडी या फिर उसके बारे में ये डील करेगा। ठीक, एक इंडिविजुअल फार्म के लेवल पर उपस्थित रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने का सिखाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, while in a way concerned with the problem of resources allocation in the agriculture sector and even in the economy as a whole, the primary concern of farm management is the farm as a unit. एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसोर्सेज इनपुट्स का बराबर बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए फार्म मैनेजमेंट में हमारा प्राइमरी कंसर्न फार्म को एक इंटरप्राइज के रूप में सेटअप करना रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट, इट कवर एक्सपेक्ट्स ऑफ फार्म बिजनेस which have a bearing on the economic efficiency of the farmer। ठीक है, फिर thus the type of enterprises to be combined, the kind of crops, ठीक, varieties to be grown, the dosage of fertilizer to be applied, the implements to be used, the way the farm functions are to be performed, all these fall within the preview of subject of farm management। इसीलिए फार्म मैनेजमेंट की मदद से हम यह जान पाते हैं कि कौन सी क्रॉप्स या फिर कौन सी क्रॉप्स की वैरायटीज़ को उगानी चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र का हमें डोज देना है, कौन से इम्प्लीमेंट्स, कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है, या फिर उन इम्प्लीमेंट्स इनपुट्स की जगह कोई और अल्टरनेटिव इनपुट्स हैं जो कि उससे सस्ता है, उसे हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इन सब के बारे में जानने में हमारा फार्म मैनेजमेंट मदद करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या लाभ हैं। ठीक, फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मशीनाइजेशन, ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन,
फार्म हैज गॉन बियॉन्ड इट्स फ्रेमवर्क ऑफ मेनली प्रोवाइडिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू द फार्म फैमिली। जैसा हम पहले जानते थे या फिर पहले हमारी ऐसी विचारधाराएं थी, पहली कुछ विचारधाराएं थी जिनमें कि हम यह मानते थे कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हैं जैसे फार्म मैनेजमेंट हो गया, सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर पाता है जिससे कि उसकी फैमिली की नीड्स पूरी हो सके, उसे सरप्लस नहीं होता था, वह सिर्फ एक पार्टिकुलर फैमिली की नीड्स को पूरी करने के लिए ही थी। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी मॉडर्नाइजेशन आती गई, नवीनीकरण होता गया, ठीक, मशीनाइजेशन होती गई। मशीनाइजेशन मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म वर्क। फिर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीनें जो वर्क, मशीनें जो हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करें, ठीक। मॉडर्नाइजेशन इट एक्स्ट्रा, इनके साथ साथ जो है उत्पादन बढ़ता गया, मीन्स प्रोड्यूस बढ़ता गया, जिससे कि प्रोड्यूस बढ़ा तो फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा, जिससे कि उसे अधिक इनकम हुआ। अब अधिक इनकम हुआ तो फार्मर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, इसमें देखिए फार्मर अपने लाइफ के सेटिस्फेक्शन के लिए उसने फार्म प्रोडक्ट्स को बाई किया ताकि उसे कम मेहनत करनी पड़े अपने फील्ड में और जिससे कि वह ज़्यादा लाभ उठा सके, इजी। दिस हैज़ मेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेड एंड एज इंट्रोड्यूस्ड ए बिजनेस आउटपुट इन द फार्म प्रोफेशन। यह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट ओरिएंटेड बनाता है और आउटपुट के रूप में आपको अपना खुद का एक बिजनेस देता है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट साइंस। पहला तो ये प्रैक्टिकल साइंस है। प्रैक्टिकल साइंस कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब आते हैं। तो एग्रोनॉमी का एग्जांपल लेके हम देखते हैं। एग्रोनॉमी में जैसे हम खेती करते हैं वीट बार्ले वगैरह का, तो ये सब प्रैक्टिकल साइंस है, इन्हें हम वास्तविक जिंदगी में हम करते हैं, ये सब हम अपनी आंखों से देखते हैं, दे आर फिजिकली, ठीक। प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड, हाँ, हमारा एग्रीकल्चर पर अगर जो हम अच्छी मशीनों का उचित इनपुट्स का उपयोग करते हैं, एक उचित मशीनरीज का, उचित इनपुट्स का अगर जो हम उपयोग करते हैं तो हमें प्रॉफिट होना निश्चित है। फिर इंटीग्रेटिंग साइंस, हाँ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड कब होगा, जब हम अच्छी तरह से हमारी बाहरी फैक्टर्स क्या हैं जैसे क्लाइमेट्स, सॉइल, इन्वायरमेंट्स वगैरह का चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अगर जो हम करें तो। फिर इंटीग्रेटिंग साइंस, इंटीग्रेटिंग साइंस क्या है कि दो साइंस का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हम खुद फार्म मैनेजमेंट का ही सब्जेक्ट उठा के देख लेते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से दोनों को एक साथ करके हमें हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इंटीग्रेटिंग साइंस क्या हो गया कि सच एज एग्जाम्पल यही हमारा फार्म मैनेजमेंट हो गया, दो साइंस का कॉम्बिनेशन। फिर ब्रॉडर फील्ड, एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। माइक्रो अप्रोच, यह एक इंडिविजुअल लेवल पे अप्रोचेस इसमें हमें पढ़ते हैं हम। माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द सेंस हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे फार्म बिजनेसेस को पढ़ते हैं ये। फिर फार्म एज ए यूनिट, फार्म को एक इंटरप्राइज के रूप में स्टेब्लिश करता है। फिर देखते हैं आगे रिलेशनशिप ऑफ फार्म मैनेजमेंट विथ अदर साइंसेस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के साथ इसका क्या हो गया, तो इसके अंतर्गत जैसे फिर एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब एग्जांपल्स हैं इसकी। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल, फिजिकल साइंस क्या हो गया कि हम कल्टीवेशन करते हैं वीट वगैरह का, ये सब जो एग्रोनॉमी के अंदर आते हैं। बायोलॉजिकल साइंस हमारा प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आ गया, प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं इन द लैब, तो दे आर द बायोलॉजिकल थिंग्स। फिर इकोनॉमिक थ्योरी मीन्स बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हो गए। फिर रिसोर्सेज का उपयोग के बारे में हो गया। फिर इनपुट कास्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। फिर ये हमारा सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल ये हो गया, तो ये रूरल अर्बन एरियाज में हम अपने प्रोड्यूस को जब सेल करते हैं तो उस समय ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे फार्म मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप, संबंध, ये इन सब साइंसेस का है। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।